हेलो फ्रेंड, द बुलिश ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये एक यूनिक और मास्टर क्लास वीडियो है। अब तक आपने आईपीओ से रिलेटेड जितने भी वीडियो यूट्यूब पर देखा होगा उन सब में से सबसे अलग और मोस्ट हेल्पफुल है। इस वीडियो क्लास को अच्छे से समझकर आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, इसका आप स्वयं पूरे विश्वास के साथ अपने फेवर में निर्णय ले पाएंगे। आपको आत्मनिर्भर बनाना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। ये क्लास थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आईपीओ से रिलेटेड कंप्लीट क्लास होगी। ये देखने और समझने के बाद फिर किसी और क्लास की नीड नहीं होगी। एक बार आप इन टॉपिक्स को समझ लेंगे तो फ्यूचर में आने वाले किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का फाइनल कंक्लूजन विथिन 5 मिनट्स में ले पाएंगे। लर्निंग से जनरेट होने वाले बिलीव के साथ जब आप कोई प्लान एग्जीक्यूट करते हैं तो सक्सेस होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इस वीडियो में हम आईपीओ से रिलेटेड सभी टॉपिक पर कवर करेंगे, मतलब सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे आईपीओ क्या है, दूसरा कोई कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, तीसरा आईपीओ अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, चौथा हमें आईपीओ में क्यों अप्लाई करना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई करने के कौन कौन से नियम व शर्तें हैं, आईपीओ से संबंधित तमाम टर्म्स या शब्दों का क्या मतलब है। एक आईपीओ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके बहुत सारे शब्दों का मतलब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे डीआरएसपी क्या है, एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं, बिड लॉट, कट ऑफ प्राइस, फ्लोर प्राइस, बुक बिल्डिंग, इशू साइज, ओएफएस आदि लगभग 15 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आईपीओ में लिस्टिंग के दिन हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं, तथा लिस्टिंग गेन कितने मिलने की संभावना है। तथा एक बात और जानना ज़रूरी है कि लिस्टिंग के बाद शेयर में हमें रखना चाहिए या लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए। इसके लिए हमें किन किन टॉपिक की स्टडी करनी होगी दोस्तों, ये सब हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। दोस्तों, आईपीओ अप्लाई करने का हमारा पर्पज़ लिस्टिंग गेन प्राप्त करने के साथ साथ ये भी श्योर करना होता है कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ दिखाएगी। एक इन्वेस्टर के लिए ये भी निर्णय लेना होता है कि इन सब का डिटेल डिस्कशन हम इसी वीडियो में करेंगे, ताकि पूरे विश्वास और क्लैरिटी के साथ आईपीओ अप्लाई करके आप प्रॉफिट बना सकें। तो दोस्तों, हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। आईपीओ क्या है, इसका क्या मतलब होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर जारी करके एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने की एक विशेष प्रक्रिया है। आम पब्लिक के लिए शेयर जारी करने से कंपनी को बिजनेस बढ़ाने आदि कार्यों के लिए पूंजी एकत्र करने और सामान्य पब्लिक के लिए इन्वेस्ट करके कैपिटल गेंस मींस प्रॉफिट करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। ऑलमोस्ट दोस्तों, आईपीओ का यही पर्पज़ है। दोस्तों, कोई कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। शुरुआत में एक प्राइवेट कंपनी अपने प्रारंभिक निवेशकों, कंपनी के संस्थापकों मींस फाउंडर्स तथा स्टेक होल्डर्स के साथ ग्रो करते हुए अपने किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने के बाद कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को ये बिलीव हो जाता है कि वे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के नियमों को संभालने के लिए पर्याप्त स्थिर है, तो वह कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने, न्यू प्लांट सेटअप या न्यू रीजन में ऑफिस ओपनिंग या कंपनी के बढ़े हुए ऋण को कम करने के आदि कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ लाने का निर्णय करती है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी में शेयर के जरिए सामान्य पब्लिक को स्टेक होल्डरशिप प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अब आगे समझते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। डीमेट में आप अपने शेयर को रखते हैं तथा ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से शेयर को बाई और सेल करने का काम किया जाता है। बहुत सारे ब्रोकर्स शेयर मार्केट के लिए
अवेलेबल हैं, जिनका नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, जैसे एंजल, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, कोटक आदि। आप किसी में भी अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको इन कुछ ब्रोकर्स के लिंक दिए गए हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड के जरिए आधार कार्ड की हेल्प से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यदि आपको अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इससे संबंधित हम आपको एक वीडियो बना देंगे, उसको देखकर आप उस वीडियो की हेल्प से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, डीमैट एवं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके पास किसी बैंक में एक खाता होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक या पासबुक, एक मोबाइल नंबर तथा एक मेल आईडी की आवश्यकता पड़ती है। आईपीओ अप्लाई करने के लिए मीन्स आईपीओ के लिए पेमेंट करने के लिए आपके बैंक में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए अथवा आपके पास यूपीआई एक्टिवेट होना चाहिए ताकि आईपीओ अप्लाई करके आप पेमेंट कर सकें। दोस्तों, जब आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो सेम अमाउंट आपके बैंक में होल्ड हो जाता है, मतलब अमाउंट ब्लॉक रहता है। जब आईपीओ का अलॉटमेंट आता है, यदि आपको आईपीओ क्रेडिट होता है, अलॉटमेंट मिलता है, तो सेम अमाउंट आपके बैंक से काट ली जाती है। अदरवाइज जो अमाउंट ब्लॉक रहता है उसको अनब्लॉक कर दिया जाता है और वो पैसा फिर से आपके सेविंग अकाउंट में एक्टिव हो जाता है। आप उसको आप उसमें कुछ भी शॉपिंग या ख़रीदारी कर सकते हैं। मीन्स अमाउंट अनब्लॉक होकर अब फ्री हो चुका है आपके किसी भी यूज के लिए। जब तक अमाउंट ब्लॉक है दोस्तों, आप उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलता है तो सेम अमाउंट आपके बैंक द्वारा काट ली जाती है तथा आईपीओ आपके डीमैट अकाउंट में नेक्स्ट डे क्रेडिट कर दिया जाता है। दोस्तों, आगे समझते हैं हमें आईपीओ में क्यों अप्लाई करना चाहिए। ऐसे लोग जो अभी शेयर मार्केट में शुरुआत किए हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, उन सबको सलाह दी जाती है कि आप आईपीओ के ज़रिए शेयर मार्केट में एंट्री करें, क्योंकि यहाँ बहुत कम रिस्क पे बहुत हाई कैपिटल गेन करने के चांस होते हैं तथा इनकी मदद से आप शेयर मार्केट को धीरे धीरे समझने लगते हैं। आईपीओ के ज़रिए हम अपना कैपिटल बहुत जल्दी ग्रो होने की अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त कर सकते हैं यदि हम थोड़ी सी स्टडी कर लें आईपीओ के रिगार्डिंग। दोस्तों, रिटेल कैटेगरी में 1 लाख में आईपीओ अप्लाई करने के लिए हमें लगभग 15,000 या उससे कुछ कम रुपए की ज़रूरत होती है। आजकल आईपीओ लगभग 1 वीक में एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आईपीओ के ज़रिए हम 1 वीक में अपने कैपिटल को 10%, 0% से लेके अप टू 200, 250, 300% तक हमने कैपिटल गेन होते देखे हैं। मतलब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, यदि आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 1 वीक में ही आपका कैपिटल लगभग 3 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सभी आईपीओ के लिए सच नहीं है। कुछ आईपीओ ऐसे भी आते हैं जो अपने ऑफर प्राइस से भी कम प्राइस पर लिस्ट होते हैं, उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप स्वयं किसी भी आईपीओ की डीप स्टडी करके कंक्लूजन निकाल सकें कि यह आईपीओ लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग गेन देगा अथवा नहीं। जब आप श्योर हो जाएं कि यह आईपीओ आपको लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग गेन देगा, तभी आप उस आईपीओ में अप्लाई करें, ऐसा सलाह दिया जाता है। क्योंकि हम सब यहाँ अपना कैपिटल गेन करने के लिए ही अप्लाई करते हैं। दोस्तों, जनवरी 2024 में कुछ आईपीओ लिस्ट हुए हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपको मैं बताना चाहता हूँ। अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड, ये आईपीओ जनवरी में लिस्ट हुआ, जो कि हमें 31% का कैपिटल गेन लिस्टिंग के दिन दिया। BLSE सर्विस लिमिटेड, ये भी जनवरी 2024 में लिस्ट हुआ दोस्तों, इसमें हमें 174% का कैपिटल गेन हुआ। नोवा एग्रीटेक लिमिटेड लिस्ट हुआ दोस्तों, इसमें लगभग 43% का गेन हुआ।
ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड जनवरी 2024 में लिस्ट हुआ दोस्तों, हमें इसमें लगभग 10% का नुकसान हुआ। मेडी एसेट हेल्थ केयर सर्विस जनवरी 2024 में लिस्ट हुआ दोस्तों, हमें इसमें 11% का लाभ हुआ। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड भी जनवरी 2024 में लिस्ट हुआ दोस्तों, इसमें भी हमें 30% के आसपास कैपिटल गेन हुआ। तो दोस्तों ऐसे मैक्सिमम आईपीओज़ में हमें लिस्टिंग गेन होते हैं, लेकिन कई सारे आईपीओ ऐसे भी आते हैं जो अपने ऑफर प्राइस के नीचे लिस्ट होते हैं। ये हम कैसे समझें कि कौन सा आईपीओ लिस्टिंग गेन देगा, कौन सा आईपीओ हमें लिस्टिंग के दिन नुकसान देगा, इसको समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो पे अंत तक आप बने रहें। आप पूरी तरह से श्योर हो पाएंगे किस आईपीओ में आपको कैपिटल गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों आजकल बैंक में पैसा रखने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। यदि आप पैसा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है ईयरली। यदि आप एफडी कर देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी करते हैं, तो भी मैक्सिमम 7.5 से 8% तक ही कैपिटल गेन मिलता है। बट दोस्तों हमारे देश में महंगाई 10% से ऊपर है, तो हमारा कैपिटल डिप्रिसिएशन होता है, मतलब वक्त के साथ हमारे पैसे की वैल्यू, परचेजिंग पावर कम हो जा रही दोस्तों। इसलिए हमें शेयर मार्केट की तरफ रुख करना चाहिए ताकि हम जो इन्फ्लेशन है उसके रिस्पेक्ट में तेज़ी से अपने मनी को ग्रो कर सकें। तो आईपीओ एक अच्छा स्टार्ट दे सकता है दोस्तों आईपीओ में यूज होने वाले कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं जिनका मतलब हमको जानना बहुत ज़रूरी है। लगभग इनकी संख्या 15 के आसपास है दोस्तों। हम आपको ये कंप्लीट डिस्कस करके बताएंगे ताकि आईपीओ के स्ट्रक्चर बॉडी को आप अच्छे से समझ सकें। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम है DRHP, ड्रॉप्ड रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाने से पहले DRHP तैयार करती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के मिशन और विजन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। इसमें बताया गया होता है कि कंपनी ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है और आगे कैसा प्रदर्शन करना चाहती है। साथ ही कंपनी इसमें यह भी बताती है कि आईपीओ से पैसे जुटाकर उसका कहाँ इस्तेमाल होगा। यानी आसान भाषा में समझें तो इस दस्तावेज़ के जरिए कंपनी अपनी पूरी कुंडली जनता के सामने रख देती है। इस दस्तावेज को हर कंपनी को सेबी के पास जमा करना होता है। उसके बाद ही सेबी से किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने की इजाज़त मिलती है। दोस्तों हमारे देश में सेबी शेयर मार्केट की एक रेगुलेटर बॉडी है जो शेयर मार्केट से संबंधित बहुत सारे नियम बनाती है और उनका अनुपालन करवाती है। दूसरा है दोस्तों फिक्स्ड प्राइस अथवा बुक बिल्डिंग। एक कंपनी दो तरीके से आईपीओ ला सकती है। पहला तरीका है फिक्स्ड प्राइस और दूसरा तरीका है बुक बिल्डिंग का। फिक्स्ड प्राइस के तहत कंपनी अपने आईपीओ का या यूं कहें कि शेयरों की कीमत पहले ही बता देती है। वहीं बुक बिल्डिंग के तहत कंपनी एक प्राइस रेंज सेट करती है और शेयर की कीमत को निवेशकों डिमांड देखते हुए उसी के हिसाब से तय करती है। अधिकतर मामलों में बुक बिल्डिंग तरीके से ही आईपीओ लाया जाता है। तीसरा शब्द है दोस्तों आईपीओ में बिड लॉट। आईपीओ में 1-2 शेयर नहीं खरीदे जाते बल्कि लॉट में शेयर खरीदे जाते हैं। एक लॉट में कितने शेयर होंगे यह कंपनी तय करती है। आमतौर पर एक लॉट की कीमत मैक्सिमम 15,000 तक ही हो सकती है। इसमें शेयरों की संख्या उनकी कीमत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। नंबर 4 पर है दोस्तों कट ऑफ प्राइस अथवा फ्लोर प्राइस। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वह अपने शेयरों की कीमत की एक रेंज तय करती है। उदाहरण के लिए कंपनी अपने शेयर का प्राइस बैंड 120 से 125 रुपये तय कर सकती है। आप जिस कीमत पर शेयर खरीदना चाहते हैं उस कीमत पर बिड यानी बोली लगा सकते हैं। हालांकि अगर अधिकतर मामलों में उच्चतम स्तर पर ही शेयर बिकते हैं, यानी ऊपर के उदाहरण में जैसा हमने बताया कि देखें तो यह 125 रुपये ही होगा न्यूनतम
स्तर को फ्लोर प्राइस कहा जाता है, जबकि उच्चतम स्तर को कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। जैसा दोस्तों हमने बताया, यहाँ पर फ्लोर प्राइस 120 रुपये है तथा कट ऑफ प्राइस 125 रुपये है। आईपीओ अप्लाई करने में दोस्तों हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस ही चूज़ करना होता है यदि हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, मतलब मैक्सिमम प्राइस पर ही हम एप्लीकेशन डालें। नेक्स्ट है दोस्तों इशू साइज। इससे पता चलता है कि आईपीओ कितना बड़ा है। मान लीजिए कोई कंपनी अपने 1 करोड़ शेयर बेच रही है और उसके लिए प्राइस बैंड 120 से 125 रुपये रखा गया है, तो इसका इशू साइज 120 करोड़ से 125 करोड़ रुपए के बीच रहेगा। मान लीजिए कि सारे निवेशक कंपनी के शेयर 125 रुपये के उच्चतम भाव पर खरीदते हैं, तो कहा जाएगा कि कंपनी 125 करोड़ रुपए का आईपीओ लाई थी। अगला है दोस्तों ऑफर फॉर सेल OFS। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो या तो वह अपने मौजूदा शेयरों में से ही जनता को बेच सकती है या फिर नए शेयर जारी कर सकती है। अगर कंपनी नए शेयर जारी करती है तो वह पैसा कंपनी को मिलते हैं, जिससे कंपनी के बिजनेस को बढ़ाया जाता है, नए प्लांट या नया ऑफिस सेटअप किया जाता है अथवा कंपनी का ऋण अदा किया जाता है। कुछ अदर कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। वहीं अक्सर आईपीओ के तहत कंपनी के मौजूदा निवेशक और प्रमोटर अपने शेयर बेचते हैं और इस स्थिति को OFS कहा जाता है। OFS के तहत बेचे गए शेयरों में से जो पैसे मिलते हैं वह कंपनी के पास नहीं जाते दोस्तों, वो सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर या निवेशक जिन्होंने अपने शेयर बेचे हैं उनके पास चले जाते हैं। यदि कोई कंपनी पूरी तरह से OFS का आईपीओ लाती है तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। कई सारे आईपीओ ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्रेश इशू तथा OFS दोनों मौजूद होते हैं। यदि किसी आईपीओ में टोटल फ्रेश इशू ही जारी किया जा रहा है तो वह सबसे स्ट्रांग आईपीओ की कैटेगरी में आता है दोस्तों। इस बात का हमको आईपीओ अप्लाई करते समय ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों ओवर सब्सक्राइब्ड अंडर सब्सक्राइब्ड। एक कंपनी ने आईपीओ के तहत जितने शेयर जारी किए होते हैं, ऐसा बहुत ही दुर्लभ स्थिति में होता है कि उतने ही शेयरों के लिए बोली भी लगे। अगर जारी किए गए शेयरों से कम के लिए बोली लगती है तो कहा जाएगा कि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ, मतलब लोगों का इस आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं है, लोग यहाँ पैसे नहीं लगा रहे हैं, मतलब लोगों को यह आईपीओ ठीक नहीं लग रहा है, शायद उनको कैपिटल गेन होने की संभावना नहीं है, इसलिए लोग पैसे नहीं लगा रहे हैं। वहीं अगर शेयरों की संख्या से अधिक शेयरों के लिए बोली लग जाती है तो उसे कहा जाएगा कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ लोगों को लिस्टिंग के दिन कैपिटल गेन होने की बहुत अधिक संभावना दिखाई पड़ती है, इसलिए मैक्सिमम लोग का इंटरेस्ट इस आईपीओ में होता है और लोग जमकर खरीदारी करते हैं, मतलब लोग पूरे मन से बहुत अधिक आईपीओ में एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं। अगला है दोस्तों शेयर अलॉटमेंट। शेयरों के लिए बोली लगाए जाने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट होता है। इसके तहत देखा जाता है कि कितने लॉट दिए जाएं, किसे कितने लॉट दिए जाएं। आईपीओ जितना ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, आपको कंपनी के शेयर मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर 50 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी इस मामले में कहा जाएगा कि हर एक लॉट के लिए 50 लोगों ने आवेदन किया है, इनमें से किसी एक को ही आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा, बाकी लोगों के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अगला है दोस्तों डीमैट ट्रांसफ़र। जब आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो बैंक में जो अमाउंट आपका ब्लॉक्ड रहता है वो कट जाता है और आपको शेयर अलॉट करके आपके डीमैट खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
अलॉटमेंट के बाद यह प्रक्रिया अपने आप होती है, आपको इसके लिए कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है दोस्तों ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। पहले अगर आपको IPO लेना होता था कि जितने लाट आप खरीदते थे उतने पैसों का भुगतान आपको करना होता था। अगर ओवर सब्सक्राइब्ड होने की वजह से आपको शेयर नहीं मिलते थे तो वह पैसे आपको रिफंड कर दिए जाते थे। लेकिन आज के दिन में मतलब आज के दौर में सेबी के नए नियम के अनुसार आपको भुगतान नहीं करना होता है, बल्कि शेयर अलॉट होने पर पैसे काट लिए जाने की इजाज़त देनी होती है। इस स्थिति में आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं बल्कि उसी में ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब कि दोस्तों जैसे आप IPO अप्लाई करते हैं तो पैसे कहीं ट्रांसफ़र नहीं होते हैं बल्कि आपके उसी अकाउंट में मनी ब्लॉक्ड हो जाता है, आप उसका किसी भी कार्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही दोस्तों फ़र्क हुआ है। एक बात और दोस्तों, जो अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में ब्लॉक्ड हो गया है उस पर भी जो भी बैंक का सेविंग अकाउंट में रखे गए पैसों का इंटरेस्ट बनता है वो दोस्तों बनता रहेगा। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो पैसे आपके अकाउंट से काट लिए जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो सेम अमाउंट को अनब्लॉक कर दिया जाता है, आप इन्हें फिर से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है दोस्तों लिस्टिंग डेट। IPO के तहत शेयरों के अलॉटमेंट के बाद जब कंपनी शेयर बाज़ार पर लिस्ट होती है तो उसे लिस्टिंग डे कहते हैं। इस दिन अगर कंपनी का शेयर IPO की कीमत से कम पर लिस्ट होता है तो उसे डिस्काउंट लिस्टिंग कहते हैं, जबकि अगर अधिक कीमत पर लिस्ट होता है तो उसे प्रीमियम लिस्टिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट पर शेयर की कीमत उसकी डिमांड के हिसाब से दोस्तों तय होती है। दोस्तों IPO के थ्रू कंपनी जितना भी शेयर बेचना चाहती है, टोटल शेयर 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वांटिटी में शेयर की मात्रा को रिजर्व रखा जाता है। इसमें दोस्तों सबसे पहला है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इस कैटेगरी के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियां, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक आदि आते हैं। बता दें कि इस कैटेगरी के तहत एक बार निवेश करने के बाद अलॉटमेंट तक वह अपनी बिड को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। किसी भी IPO में इनका निवेश सबसे ज़्यादा होता है। अगला है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII। IPO की इस कैटेगरी के थ्रू आपको 2 लाख रुपए से ऊपर की बिड अप्लाई करना होता है। यदि दोस्तों एक कॉमन पर्सन भी 2 लाख रुपए से अधिक की बिड लगाता है तो वह इसी कैटेगरी में आ जाता है। लास्ट है दोस्तों रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसके तहत भारत के एक कॉमन लोग, आम लोग आते हैं, जिसमें कि लोग एक लॉट के लिए मतलब 15,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए से कम तक की बिड के लिए अप्लाई करते हैं। वो सभी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि IPO बहुत अच्छा है और वह ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है और आप रिटेल कैटेगरी में मल्टीपल लाट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, मतलब 2 लाख रुपए से कम तक के लिए, जिसमें लगभग 12, 13 या 14 लाट तक हो सकते हैं। ओवर सब्सक्राइब्ड होने की कंडीशन में दोस्तों यदि आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो सिर्फ 1 लाट ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पैसा ब्लॉक करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सब रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1 लाट के लिए ही अप्लाई करें, यही हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। दोस्तों इन्वेस्टर की एक और कैटेगरी होती है जिनको एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है। ये एक तरह से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के ही एक सब कैटेगरी होते हैं। यह किसी IPO में 10 करोड़ या उससे अधिक की बोली लगाते हैं। इनके लिए बोली लगाने का दिन IPO खुलने की तारीख से 1 दिन पहले का होता है। दोस्तों IPO एप्लीकेशन के लिए कुछ विशेष कोटा भी अवेलेबल होता है। जैसे कोई कंपनी जब शेयर
बाज़ार में खुद को लिस्ट करवाने के लिए आईपीओ लाती है तो वह अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ शेयर को रिजर्व रखती है। उसमें उस कैटेगरी में सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉय ही बिड लगा सकते हैं। अगला है दोस्तों शेयर होल्डिंग कोटा। मान लीजिए दोस्तों कोई कंपनी पहले से ही लिस्ट है, जैसे दिसंबर 2023 की घटना बताते हैं दोस्तों। टाटा ग्रुप की कई सारी कंपनियां लिस्ट हैं, तो टाटा मोटर भी हमारे NSE BSE एक्सचेंज पर लिस्ट है दोस्तों। टाटा मोटर की सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजी दिसंबर 2023 में अपना IPO लाई, तो टाटा टेक्नोलॉजी ने अपने IPO में से टोटल शेयर में से कुछ शेयर अपने स्टेक होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा। मतलब कि दोस्तों यदि आपके पास IPO लाने तक, मतलब कि DRSP फाइल करने तक यदि आपके डीमेट अकाउंट में टाटा मोटर के शेयर थे तो आप टाटा टेक्नोलॉजी के IPO एप्लीकेशन डालने के लिए स्टेक होल्डर्स कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप दो जगह से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक स्टेक होल्डर कोटा से भी, दूसरा रिटेल या NII कोटा से भी डाल सकते हैं। दोस्तों किसी भी IPO में आप केवल एक बार एक ही कोटे से एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन यदि उस कंपनी में शेयर होल्डर्स का कोटा भी अवेलेबल है तब आप दो तरह से एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक डाल सकते हैं आप आम लोगों की तरह रिटेल या NII कैटेगरी से, दूसरा एप्लीकेशन आप शेयर होल्डर कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका फॉर्म दोनों वैलिड रहेगा, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपके पास IPO वाली कंपनी के पेरेंट्स कंपनी का शेयर आपके डीमेट अकाउंट्स में पहले से होना चाहिए, तभी आप शेयर होल्डिंग कोटे से एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे समझते हैं कोई भी IPO अप्लाई करने के नियम क्या हैं, उनकी शर्तें क्या हैं। दोस्तों इस कैटेगरी में सबसे पहले हम समझते हैं कि IPO एप्लीकेशन की टाइमिंग क्या होती है। जब भी कोई IPO मार्केट में आता है तो दोस्तों एप्लीकेशन के लिए हमें 3 दिन का टाइम दिया जाता है। ये 3 वर्किंग डेज होते हैं, मतलब ऐसे दिन जिसमें बैंक में हॉलीडे नहीं होना चाहिए। IPO एप्लीकेशन फर्स्ट डे मॉर्निंग में 10 बजे से 10 AM टू 5 PM तक, सेकेंड डे भी 10 AM टू 5 PM तक, थर्ड डे मीन्स लास्ट डे यदि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एप्लीकेशन डालते हैं तो दोस्त आपको सुबह में 10 बजे से 3 बजे तक 3 PM तक ही टाइम दिया जाता है। यदि आप UPI के जरिए एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का टाइम दिया जाता है। दोस्तों IPO का एप्लीकेशन पैन कार्ड के थ्रू उसका वैलिडेशन चेक किया जाता है, इसलिए सलाह दिया जाता है कि हम एक पैन कार्ड से केवल एक एप्लीकेशन ही सबमिट करें। इसके साथ साथ हम किसी भी एक ही कोटे से अप्लाई करें। दोस्त यदि हम एक ही IPO में 2 कोटे से अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि रिटेल कैटेगरी तथा NII कैटेगरी, तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्त ये भी ध्यान रखना चाहिए यदि हमारे पास 2 डीमेट एवं ट्रेडिंग अकाउंट है तो भी हम केवल किसी एक डीमेट अकाउंट से ही IPO में एप्लीकेशन डालें, तभी वैलिड होगा। यदि हम अपने दोनों डीमेट अकाउंट से तो अलग अलग फॉर्म अप्लाई करते हैं, IPO के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो इस स्थिति में दोस्त हमारा जो कि एक ही पैन कार्ड है जो दोनों डीमेट अकाउंट में लगा हुआ है, तो हमारा फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा, मतलब फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस पैन कार्ड से अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाए हैं, सेम वही पैन कार्ड भी हमारे बैंक में भी लगा होना चाहिए और हम
उसी बैंक से ही यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आईपीओ के लिए पेमेंट करें। यदि हम दोस्त किसी अपने फैमिली या फ्रेंड किसी और के बैंक खाते से आईपीओ के लिए अपने लिए पेमेंट करवाते हैं तब भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपके पास आईपीओ में अप्लाई करते समय पैसा नहीं है तो सबसे पहले आप अपने फैमिली या फ्रेंड से पैसे उधार अपने बैंक अकाउंट में लीजिए, फिर उसको आईपीओ के लिए अप्लाई करिए। तो इस स्थिति में फ्रेंड, आपका बैंक जिसमें आपका ही पैन कार्ड लगा हुआ है, आपका डीमैट अकाउंट जहां आपका ही सेम पैन कार्ड लगा हुआ है, तो आपका एप्लीकेशन वैलिड रहेगा। दोस्तों, वीडियो के इस सेक्शन में हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। एक्चुअली हम सब अप्लाई इसलिए करते हैं आईपीओ में ताकि हमारा कैपिटल गेन हो सके, हमारा यही एकमात्र पर्पज है। तो इसके लिए दोस्तों हमें बहुत सारी स्टडीज़ करनी होगी ताकि हम ये श्योर हो सकें या आईपीओ में लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग गेन मिलेगा अथवा नहीं। इसके लिए हम कंपनी के डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करेंगे और समझेंगे कि यह कंपनी लिस्टिंग गेन देने के लायक है अथवा नहीं। इसके लिए फ्रेंड, हम सबसे पहले ये बात समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे कि कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। यदि कंपनी पर कोई केस चल रहा होगा दोस्तों, तो कंपनी के मैनेजमेंट का फोकस उस केस को रिजॉल्व करने में होगा, तो कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी। यदि कोई केस चल भी रहा है तो उस केस का क्या मतलब है, केस क्यों किया गया है, किस सब्जेक्ट की वजह से कंपनी पर केस हुआ है। यदि वह केस कंपनी हार जाती है तो कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। कंपनी किस सेक्टर में बिजनेस करती है, उस सेक्टर का फ्यूचर कैसा है, ये हम सब बहुत इजीली समझ पाएंगे। इस कंपनी के कंपटीटर कौन कौन सी कंपनियां हैं, इस कॉम्पिटिटिव बिजनेस में आईपीओ वाली कंपनी की पोजीशनिंग कैसी है, मतलब क्या यह अपने कंपटीटर से बहुत नीचे है या एवरेज परफॉर्म कर रही है या अपर है। हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा दोस्तों। इसी सेक्टर में वर्क करने वाली कौन कौन सी कंपनी पहले से ही एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, उनका शेयर प्राइस तथा अर्निंग मीन्स पी रेशियो तथा इस न्यू आईपीओ वाली कंपनी की पीई रेशियो कितना है। यदि लिस्टेड कंपनी से इस आईपीओ वाली कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है तो कंपनी अपना आईपीओ महंगे प्राइस पर लाई है, मतलब हमें लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों, इसे आगे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यदि पी रेशियो कम आता है तो इसका मतलब है इस कंपनी में लिस्टिंग के चांसेस पर्याप्त हैं, मतलब लिस्टिंग गेन के संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कोई भी कंपनी का आईपीओ कभी भी सस्ते दामों पर नहीं आता है, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर, इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर कोई भी वह सस्ता क्यों बेचेगा, उसने भी तो लाभ कमाने के लिए ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, तो आईपीओ को वह सस्ते दामों पर नहीं बेचेगा। इसलिए पी रेशियो लगभग कुछ ज़्यादा या लगभग सिमिलर ही रहते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कंपनी का लास्ट 3 ईयर में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यदि कंपनी लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर रहा है, तो यह हमें आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के लिए कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी भविष्य में भी अच्छा बिजनेस करेगी और उसके शेयर प्राइस में उछाल आएगा। हमें ये भी चेक करना होता है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी का आईपीओ लाने का क्या पर्पज है, मतलब आईपीओ से मिलने वाले पैसे से कंपनी क्या करेगी। आईपीओ कैसा है, फ्रेश इशू है मींस न्यू इक्विटी कंपनी जारी कर रही है या ओएफएस है,
दोनों है तो कितना कितना है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी OFS के बारे में डिस्कस किया है, यदि फ्रेश इशू होता है तो पैसा कंपनी के पास जाता है और कंपनी इस पैसे को अपने बिजनेस में लगाती है तो कंपनी ओवरऑल ग्रोथ करती है। तो ये भी हमें IPO में एप्लीकेशन के लिए कॉन्फिडेंस देता है। अगला है दोस्तों IPO का साइज़ कितना है, मतलब कितने करोड़ का IPO है। छोटे IPO में जनरली लोगों का बहुत हाई इंटरेस्ट होता है और यह IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और ठीक ठाक लिस्टिंग गेन भी हमें मिल जाता है। पास्ट में ऐसा बहुत बार देखा गया है, चाहे बाकी पैरामीटर्स कुछ खराब ही क्यों ना हो, यदि IPO का साइज छोटा होता है तो लगभग कंपनी का IPO लिस्टिंग के दिन हमें अच्छा लिस्टिंग गेन दे जाता है। नेक्स्ट बात जो हमको फोकस करना चाहिए दोस्तों कि जो IPO में हम अप्लाई करने जा रहे हैं उनके कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर हैं। चूँकि एंकर इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब IPO में इन्वेस्ट करते हैं। ये एंकर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड आदि होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी IPO में इन्वेस्ट करते हैं। जिस IPO में अच्छे एंकर इन्वेस्टर बड़ा अमाउंट लगा रहे होते हैं, हमें भी इनके साथ साथ उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ होने से हम भी अपने कैपिटल गेन को हासिल कर सकते हैं। जब दोस्त किसी बड़े लोग पैसा लगा रहे होते हैं किसी कंपनी में तो उनके साथ साथ होने में हम भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अच्छा एंकर इन्वेस्टर का होना ये एक कॉमन रिटेलर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देता है। एक बात और दोस्तों, एंकर इन्वेस्टर को मिलने वाला शेयर एक निश्चित अवधि के लिए लॉक रहता है, मतलब IPO लिस्ट होने के बाद हम सब अपने शेयर को कभी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन एंकर इन्वेस्टर को मिलने वाला शेयर का 50% 30 दिन के लिए लॉक रहता है तथा बाकी का 50% शेयर 90 दिन के लिए लॉक रहता है। इसी कारण हमको IPO में विश्वास पैदा होता है कैपिटल गेन होने का। यदि एक अच्छा एंकर इन्वेस्टर पैसा लगाया है तो और ये एंकर इन्वेस्टर IPO ओपन होने के एक दिन पहले ही पैसा लगा चुके होते हैं, इसलिए इनका नेम इजीली हमें NSE BSE साइट पर मिल जाता है। भारत के कुछ एंकर इन्वेस्टर दोस्तों जिनको हम यहाँ बता रहे हैं, यदि ये किसी कंपनी के IPO में पैसा लगाए हैं तो हमें भी इनके पीछे होने के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास मिलता है। दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख एंकर इन्वेस्टर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड, BNP परिबा आर्बिट्रेज, HDFC म्यूचुअल फंड, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजी एशिया, PTE लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल, बंधन MF। दोस्तों ये कुछ भारत के विशेष और बहुत अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स माने जाते हैं। यदि ये किसी IPO में पैसा लगा रहे हैं तो हमें भी पैसा लगाने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहाँ पर हमारा पैसा कैपिटल गेन के साथ रिटर्न आएगा, लॉस होने की संभावना बहुत कम है। जैसा कि ऊपर डिस्कस किया है हमने कि एंकर इन्वेस्टर बहुत जांच पड़ताल के बाद ही पैसा लगाते हैं किसी भी IPO में। नेक्स्ट है दोस्तों, इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP क्या चल रहा है। ये फिक्स नहीं होता, IPO ओपन से लिस्टिंग तक चेंज होता रहता है, लेकिन ये भी हमें अराउंड इंश्योर करने में मदद करता है कि इस IPO में हमें कितने % का कैपिटल गेन होने की संभावना है। अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों और भी ज़्यादा इंश्योर करने के लिए हमें एप्लीकेशन लगाने के लिए लास्ट डे का वेट करना चाहिए। यदि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो तीसरे दिन लगभग 1 PM से लेके 2 PM तक वेट करें, फिर चेक करें कि रिटेल कैटेगरी में, NII कैटेगरी में तथा QIB कैटेगरी में अब तक इस IPO में कितने गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। यदि QIB द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस दिया गया है, मतलब
लगभग 20 गुना से ज़्यादा यदि वो लोग सब्सक्राइब किए हैं तो हमें भी उस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने का कॉन्फिडेंस मिलता है दोस्तों। इसके साथ हमें ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल कैसा चल रहा है। वैसे कोई भी आईपीओ कंपनी तभी लाती है जब मार्केट का मूड ओवरऑल तेज़ी का होता है, क्योंकि ये कंपनी के स्टेक होल्डर इन्वेस्टर भी अपना शेयर हाई प्राइस पर आईपीओ के रूप में सेल करके बड़ा प्रॉफिट बनाने की इच्छा रखते हैं। ऐसा ही लगभग हमेशा से होता आया है, लेकिन आईपीओ के प्रोसेस में कुछ वीक लग जाते हैं, लगभग 10, 12 या 15 दिन के आसपास लिस्टिंग होने तक। यदि इस दौरान कोई बैड न्यूज़ लोकल या ग्लोबल के कारण मार्केट में गिरावट आने लगे तो बहुत अच्छे आईपीओ में भी लिस्टिंग गेन हमें नहीं मिल पाता है। अपने ऑफर प्राइस से कम प्राइस पर भी ये आईपीओ वाले शेयर हमें मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल अच्छा ना चल रहा हो तो हमें आईपीओ में रिस्क लेने से बचना भी चाहिए, क्योंकि वही आईपीओ हमें कई बार ऑफर प्राइस से कम के प्राइस पर भी मिल जाता है। यदि हम लॉन्ग टर्म में उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें वेट करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जिनको ध्यान में रखा जाए और बारीकी से यदि हम स्टडी करते हैं तो आईपीओ में हम लगभग हर बार कैपिटल गेन अच्छा अर्न कर सकते हैं, या हम कहें कि ख़राब कंपनी में अप्लाई करने से बच सकते हैं जहां हमें नुकसान होने का खतरा है। हम उस आईपीओ से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करके ज़रूर सवाल पूछें, आपको आंसर मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।